पेज 632 निकाल लें, इस पे पॉइंट ई पढ़ें। लॉन्ग टर्म लोन वॉज ग्रांटेड टू सब्सिडरी ऑन साल का पहला दिन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट खर्चे के एतबार से पूरा साल बुक होगा। इंटरेस्ट खर्चे के एतबार से पूरे साल पे जाएगा। खर्चे के एतबार से हम चीजों को देखेंगे P&L बनाते हुए। खर्चे के एतबार से हम चीजों को देखेंगे P&L बनाते हुए। ठीक है, उस क्लास से ओवर कर दो। अब्दुल्ला, जहां आप खड़े हो एग्जैक्ट उसी जगह सफे रख दो, जहां आप खड़े हो एग्जैक्ट उसी जगह लकड़ी पे। ओके। अच्छा, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है साल के पहले दिन, तो खर्चा तो पूरे साल का बुक होगा जिसे आप एक्सपेंस कहते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिसीवेबल और पेएबल, तो इट इज रीपेबल आफ्टर 10 ईयर्स। ये तो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल 10 साल बाद रीपे होगा। इंटरेस्ट पे होने क्वार्टरली 20% पर एनम रेट है इसका। पेएबल है एरियर में, ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड होने के बाद फर्स्ट डे, यानी 1 जुलाई 14 हमारा साल है शुरू, 30 जून 15 को खत्म होगा, 30 सितंबर 14, 31 दिसंबर 14 और 31 मार्च 15। इस 3 महीने का इंटरेस्ट इस दिन पे होगा, इस 3 महीने का इंटरेस्ट इस दिन पे होगा, अगले क्वार्टर के पहले दिन इस 3 महीने का इंटरेस्ट इस दिन पे होगा और इस 3 महीने का इंटरेस्ट अगले साल पे होगा। यहां पे मैं खड़े होके देखूं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पूरे साल का होगा। पेजेस ले एंड से पेजेस ले आए। यहां पर मैं खड़े होके देखूं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पूरे साल का होगा, लेकिन एक्सपेंस और इनकम के एतबार से मैंने सोचने P&L के सवालों में। मैं यहां पर खड़े होकर सोचूं तो इस 3 महीने का पेड है, इस 3 महीने का भी पेड है, इस 3 महीने का भी पेड है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही एंट्रीज हो चुकी होंगी। सिर्फ अप्रैल, मई और जून का पेएबल और रिसीवेबल होगा। तो लोन को पकड़े कितना है, 2000 इंटू 20% इंटू 3/12। 4 नहीं करना, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। 100 की एंट्री हो जाएगी। पहले रिसीवेबल वाले को मनाए तो उन्हें रिसीव नहीं करना, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, और पेएबल वाला ऑटोमेटिकली कहेगा इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। तो रिसीवेबल पेएबल बुक नहीं करने, रिसीवेबल पेएबल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्ट रिकॉर्ड हुए होंगे। अभी मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं भाई, आज जो सफे बांटे उन्हें जब देखना हुआ मैं खुद बताऊंगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल बुक नहीं करना, बल्कि बुक हुए हुए को क्या करना है, उल्टाना है। वो लोग हाथ खड़ा करें जिनकी पहली टर्म में बैलेंस शीट टैली कर गई थी, करनी चाहिए, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। वो लोग ऐसे जिनकी टैली नहीं की थी लेकिन 90% सवाल सही था। ओके, वैसे आई क्या 50% मांगता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 आज का सवाल नहीं है, आज की सवाली है। फॉलोइंग बैलेंस शीट इज ऑफ P and has for the year ended। यार ये फॉर द ईयर एंडेड की एज ऑन ज्यादा बेहतर लफ्ज़ है, एज ऑन। ये बैलेंस शीटें आ रही हैं, शीट या शीटें, शीटें। पेरेंट की बैलेंस शीट आ रही है और सब्सिडरी की बैलेंस शीट आ रही है। भाई ने फुर्क कर लिया, हम आगे चलते हैं। तो पेरेंट की बैलेंस शीट आ रही है, सब्सिडरी की बैलेंस शीट आ रही है। यार ये अच्छे बच्चे हैं बड़े। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। P group consolidated statement of financial position as on 30 June 16। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स इन एस आ रही हैं 450। अच्छा, जो ये ना सवाल 5 तरीके से हमने सॉल्व करना है। असल में ये सिनेरियोज हैं, तो ये एक सवाल नहीं है, ये 5 सवाल हैं, इसलिए बार बार इसकी बैलेंस शीट आपको उतारनी पड़ेगी।
इसलिए मैंने जो फिजिकल वाले हैं उनके लिए काम किया है, ऑनलाइन वालों से मादरत, उनके लिए इसके सॉल्यूशन का फॉर्मेट फोटोकॉपी करा के दे दिया है ताकि आपको बार बार नोट ना करना पड़े। लेकिन इस सॉल्यूशन के फॉर्मेट को आप साइड पे रख दें, पहला वाला सिनेरियो तो पूरा अपने रजिस्टर पे नोट करें, फिर दूसरे वाले सिनेरियो से इन सफ़ों को देखिएगा। अभी पहले वाले सिनेरियो में आप बिल्कुल इसको यूज ना करें, पहले एक दफा बेसिक स्ट्रक्चर आप खड़ा होने दें सवाल का, अपने रजिस्टर पे नोट करें, क्वेश्चन 12 के ए का सोल्यूशन, फिर 12 के बी के लिए दोबारा, सी के लिए दोबारा। तो ये डिफरेंट 5 सवाल हैं, एक सवाल नहीं है। अच्छा जी, पहले तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कर लेना जल्दी जल्दी। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 450। आगे करंट एसेट्स 675 पूरा लिखा करें। करंट एसेट 675 793। ओके, शेयर कैपिटल आगे रिटेन्ड अर्निंग्स मुझे पता चल गया। ओके, सारे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, टेस्ट के अंदर कोई भी मसला आता है ना, किसी को मार्क्स 0.25, 0.5, 0.751 तो जरूर लेके जाएं, और फिर अगर टीए से आपका इशू एड्रेस ना हो तो फिर टी के पास आ जाएगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप आया करें, तशरीफ लाया करें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, शेयर कैपिटल 750, 500, रिटेन्ड अर्निंग पीआरई, ये एक बार याद रखिएगा, ये ना क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग होती है जो बैलेंस शीट से उठानी होती है आपने, ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग होती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठानी है जी। 230 करंट लायबिलिटीज। दानिश, उस बंदे के लिए आपने इनाम लाना है जिसके IFRS 8 वाले टेस्ट में पूरे मार्क्स आए, उस बंदे के लिए आप इनाम लाएंगे। करंट लायबिलिटीज हैं अभी तक किसी के पूरे? वैसे अभी तक नहीं पूरे। करंट 70 63। ओके, ऑन यकम जुलाई 2015, साल के पहले दिन, साल के ऑन यकम जुलाई 2015, P acquired 60% शेयर्स ऑफ S when S retained earning वर 20 मिलियन। आज कोई ओपनिंग रिटेन अर्निंग मिसिंग है या निकालनी पड़ेगी या गिवन है? गिवन है बस। ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है जी? 20। प्री 20। डन। तो कुछ सफ़े मैंने बांटे हैं सिर्फ फिजिकल और हाइब्रिड क्लास में, ऑनलाइन वालों के लिए नहीं। उनमें मैंने इतना स्ट्रक्चर फॉर्मेट का बना दिया है हर सवाल के लिए, क्योंकि हमने 5 सवाल करने हैं। और अगर वो सफ़े में देखना चाहूँ ऑनलाइन में, मैं अपलोड भी नहीं करूँगा, आप लोग अपने रजिस्टर पे नोट करें। अगर उसको आप देखना चाहें तो वो सफ़े कुछ इस तरह के होंगे, ये यानी कि इतना स्ट्रक्चर सवाल का। गुडविल निकली हुई है, गुडविल निकाल के शो करें जी। 520 प्रोपोर्शनेट शेयर 520 का 40%, 208। गुडविल 138। अच्छी किस्मत 138। एसेट है ना, मैं तो लफ्ज़ी तर्जमा कर रहा था। तो जो फिजिकल वाले हजरात बैठे हैं वो इधर देखें, जरा इधर आओ कैमरा। यही सफ़ा बना हुआ है फिगर्स मिसिंग के साथ। वर्किंग 2 भी मिसिंग है, वर्किंग 3 भी मिसिंग है। कैरी डाउन आप खुद निकालेंगे और जनरल एंट्रीज कुछ करनी है, उसकी मैंने जगह छोड़ दी है। बस अगले सफ़े पे वही कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ पॉइंट बी लिख दिया है। फिर अगले सफ़े पे वही कॉपी पेस्ट किया, पॉइंट सी लिख दिया, पॉइंट डी लिख दिया और ई लिख दिया। इस तरह 5 सफ़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, एस ने अनाउंस किया डिविडेंड। भाईजान एडजस्टमेंट शुरू होने लगी है, चलो तो कैमरा करो, कुछ लोग नोट कर रहे हैं। दरवाजा खुला है। अच्छा, अहमद तशरीफ लाए हैं। अहमद आना जाना ना किया करें, मुनासिब नहीं है। अच्छा जी,
एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% बिफोर ईयर एंड। एस ने साल खत्म होने से पहले कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? 10%। तो शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडरी का? कितने रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया? 50 रुपए। मैं आज नोट करने 50। माशाल्लाह। एक और भाई तशरीफ ले आए हाइब्रिड क्लास में, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ गए। थोड़ी देर खड़े रहो यार, थोड़ी देर खड़े रहो। ओके, लुकिंग नाइस। अच्छा जी, अब मोहतरम सब्सिडरी ने डिविडेंड अनाउंस किया। यह है सब्सिडरी, यह है पेरेंट, और यह है इमरान खान एनसीआई। ओके, जिस वक्त सब्सिडरी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो ये करेगी अनाउंस डिविडेंड कि मैंने 50 का डिविडेंड अनाउंस किया है, उसमें से 60% इसका होगा और 40% इसका होगा। ये देने वाला है डिविडेंड, ये रिसीव करने वाले हैं। असल में काउ गिव मिल्क एंड प्लांट गिव यूनिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोड्यूस डिविडेंड। इसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है इसमें, इसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स पे इनको डिविडेंड आएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है पेरेंट की इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही होती है। इमरान खान की बैलेंस शीट हमने कभी नहीं बनाई वैसे, तो पेरेंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही होती है, इमरान खान की भी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही होंगी। इन्वेस्टमेंट्स के बदले हमें कोई सेब नहीं आते, कोई मैंगो नहीं आते, इन्वेस्टमेंट्स के बदले हमें डिविडेंड आता है साल के एंड पे। तो ये बांटने वाला है डिविडेंड और उनको मिलेगा डिविडेंड। फिलहाल मैं बांटने की एंट्रीज करने लगा हूं। तो डिविडेंड बांटने की एंट्री जो सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेगी वो करेगी ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। ये इंट्रो की क्लास में एंट्री पढ़ाई जाती थी, लेकिन ड्राइंग की जगह लफ्ज यूज होता है डिविडेंड, और डिविडेंड अर्निंग को कम कर देता है। डिविडेंड अर्निंग को कम कर देता है, डिविडेंड अर्निंग को कम कर देता है। तो असल में ये अर्निंग को कम करके पोस्ट होता है, और डिविडेंड अगर पे ना हो तो पेएबल होता है। और सवाल में लिखा हुआ है कि बिफोर ईयर एंड अनाउंस हुआ है और अभी तक इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब है अभी तक पे नहीं हुआ होगा। तो डिविडेंड पे करने की एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये अनाउंस करने वाला एंट्री करता है, वो कहता है 50 रुपए मेरी अर्निंग कम हो गई है और 50 रुपए मैं लाइबल फील कर रहा हूं, उसमें से 30 की लाइबिलिटी मैं फील कर रहा हूं टूवर्ड्स पीटीसीएल एंड 20 की लाइबिलिटी फील कर रहा हूं टूवर्ड्स इमरान खान। अब सवाल पढ़ के देखते हैं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हुआ है। एस ने डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, ईयर एंड से पहले एस ने डिक्लेयर कर दिया है दिस हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब आप एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एंट्री करेंगे। आज तक हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री नहीं की, लेकिन सवाल में आज पहली दफा आया है कि ये बेचारा रिकॉर्ड करना ही भूल गया है। एक बात याद रखिए, अगर पे हुआ होता तो रिकॉर्ड करना ना भूलता कभी भी, तो पे नहीं हुआ तो इसलिए रिकॉर्ड करना भूल गया है। तो डिविडेंड रिकॉर्ड करने की एंट्री ये नहीं होगी ड्रॉइंग डेबिट, बल्कि एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक एरर है, उसको हम सही करेंगे। वो करेंगे इस नाम से डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। शेयर कैपिटल है 500, 10% बांटा तो 50 से एंट्री करेंगे, लेकिन डिविडेंड्स आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाना चाहिए एस की, और डिविडेंड कम करता है अर्निंग, और ये किसकी अर्निंग कम हो रही है? जो अपनी अर्निंग बांट रहे हैं उसी की कम हो रही है। तो एसआरई डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये तो बात हो गई बांटने वाले के एंगल से, ये तो बात हो गई बांटने वाले के एंगल से, लेकिन हमने इससे आगे बात करनी है, वो हमने बात करनी है मिलने वाले के एंगल से। किसके एंगल से? मिलने वाले के। तो बांटने वाला कौन है बोले? सब्सिडरी, और मिलेगा किसको? पेरेंट को। बांटने वाली है सब्सिडरी और मिलेगा बोले पेरेंट को। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत के अंदर व्हाट वी विल डू, हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी भाईजान
ये जो है वो आपका डिविडेंड है जो सब्सिडरी ने बांटा, ये है 50 रुपए। कितने? 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। जब ये 50 रुपए बांटा तो सब्सिडरी ने अनाउंस किया 50, सब्सिडरी ने अनाउंस किया 50। तो सवाल यह है कि जब ये बांटने वाला बांटेगा तो यहां तक ये सफा पूरा होगा, लेकिन जब इधर आएगा तो इसको मिल जाएगा 40% और इसको मिल जाएगा 60%। दोबारा करते हैं, किधर सफा? अच्छा, ये बांटा, इसने बांटने वाले ने पूरा 50 बांटा और जिनको मिला इसको 40% मिल गया, इसको 60% मिल गया। क्लियर हो गया? चलें जी, दोबारा से मैं आपके रजिस्टर देना अपना। अच्छा, अब इट हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय पी एंड एस। एक बात याद रखिएगा, ना एस ने बांटना रिकॉर्ड किया, ना पी ने मिलना रिकॉर्ड किया। ये बात याद रखिएगा, सवाल साइलेंट होगा तो दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। ना एस ने बांटना रिकॉर्ड किया डिविडेंड का, ना पी ने मिलना रिकॉर्ड किया। अब पी की किताबों में जो एंट्री हुआ करेगी वो एंट्री हुआ करेगी पी की किताबों में डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट। ये पी की किताबों में एंट्री होगी, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट। 50 से नहीं, अगर 50 से ये डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट कर लेगा तो ऐसी सूरत में 500 का 10% पूरा बांटा है। सफा जो मैंने पकड़ा हुआ था सब्सिडरी वाला, बांटने वाले ने पूरा 50 बांटा है, सब्सिडरी के हाथों में पूरा सब्सिडरी वाला सफा मैंने पूरा 50 का पकड़ा हुआ था, बांटने वाले ने पूरा 50 बांटा है। लेकिन मिलने वाला अगर 50 का रिसीवेबल बुक कर लेगा तो फिर एनसीआई विल स्टार्ट वीपिंग लाइक एनीथिंग। तो एनसीआई कहेगा भाईजान मेरा हिस्सा कहां है? वो हिम्मत करे जिगर, वो खैर हो गई, हमारे से गलती हो गई थी। अकाउंटेंट की गलती लोगों को मरवा देती। अच्छा, तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट करेंगे आप कितने से? आप पकड़ेंगे 50 पे लगाएंगे 60%। ये वाली एक एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये 60% डिविडेंड का रेट नहीं होगा, ये डिविडेंड में हमारा हिस्सा होगा। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट करेंगे 30 से और आप अपनी अदर इनकम में रिकॉर्ड करेंगे इसको। P&L के सवाल जब हम कराएंगे इंशाल्लाह तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट एंड अदर इनकम क्रेडिट। लेकिन पेरेंट की अदर इनकम बढ़ाने का मतलब है कि आप बढ़ा दो सीआरई, पेरेंट को खुशी दे दो। कितने की खुशी हुई पेरेंट को? 30 की। ये पेरेंट की किताबों में एंट्री हो जाएगी। एनसीए की किताबों में कोई एंट्री नहीं होती। एनसीए को इंशाल्लाह मैं एंड पे आपको शो करा दूंगा कि एनसीए को कैसे हमने टैकल कर लिया। तो एनसीए की टेंशन ना लें, एनसीए को भी इंशाल्लाह 20 रुपए मिलेंगे और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनसीए की एडजस्टमेंट आपको नजर आ जाएगी। अब आप मुझे बता दें, पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इन चीजों की अकाउंट फॉर हुई है? वो जो 50 का सफा जा रहा था, ना वो देने वाले ने रिकॉर्ड किया, उस 50 में से जो 60% आ रहा था ना वो लेने वाले ने रिकॉर्ड किया। तो ना देने वाले ने रिकॉर्ड किया ना लेने वाले ने रिकॉर्ड किया, दोनों की बुक्स में हमने उनकी एंट्रीज कर दी। तो अब मैं एक एंट्री करने लगा हूं पी की बुक्स में। ये असल में ना पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एरर हो गई है। तो ये एंट्री करेगा डिविडेंड, ऊपर वाली एंट्री क्या करेंगे हम? शेयर कैपिटल पे डिविडेंड की परसेंटेज लगा दी, क्योंकि उसने पूरा बांटना है। नीचे वाली एंट्री हम ऐसे भी कर सकते हैं, 500 का 10% 50 और 50 का 60% हमारा। लेकिन जब पिछली एंट्री में अगर फिगर निकल चुकी है तो हम डायरेक्ट 50 पकड़ के उसका 60% अपना रिसीवेबल बना लेंगे। तो पेरेंट अपना रिसीवेबल बुक करेगा 30 और अदर इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय सीआरई में डालेगा कितना? 30। जब हम ये एंट्रीज कर लेंगे इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो फिर हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी है। ठहरो ना, मैं मारने दूंगा। अभी इधर देखो, जब ये एंट्री हमने कर ली तो हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी है। हमने आपस के पेबल और रिसीवेबल बुक कर लिए हैं। हमने आपस के पेबल और रिसीवेबल बुक कर लिए हैं। तो वो जो कैंसलेशन की एंट्री है कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर थी, ये भी सही करनी पड़ेगी। कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एक एंट्री करनी पड़ेगी। रिसीवेबल वाले शोहर को कहें तूने बीवी से पैसे नहीं लेने, तो शोहर कहेगा अच्छा फिर रिसीवेबल क्रेडिट। बीवी ऑटोमेटिकली कहेगी मैंने कौन से देने थे? पेबल डेबिट।
लेकिन ये एंट्रीज करने के बाद पेबल अकाउंट में 20 रुपए का पेबल खड़ा रहेगा, वो एनसीआई का पेबल है, उसको कैंसिल नहीं करना, उसका पेबल है, वो रहना भी चाहिए, उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 जनरल एंट्रीज हैं। सवाल हमारा मुकम्मल हुआ, तो इसको फेस पे मैं पोस्ट करूंगा थोड़ी देर तक, नोट कर लें, रजिस्टर पे नोट करें। पहला सवाल मैंने कहा है वर्किंग 5 मिसिंग फिगर्स की नहीं है, वर्किंग 5 है, मैंने करवानी है, 6 मिसिंग फिगर्स की है, 7 एक और है, ये वर्किंग 8 है। ओके इसने क्या किया था, अनाउंस, इसने क्या किया था, अर्न, उसने अनाउंस किया था 50, इसने फिर 30 अर्न कर लिया था, ऐसा ही है ना। चलें जी, ये एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर दें। सब्सिडरी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक नहीं किया हुआ, मैं पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर को सही करने लगा हूं पहली 2 एंट्रीज पोस्ट करके। सब्सिडरी तुमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो डिविडेंड का बांटना बुक नहीं किया। लॉजिक ऐसा देखते जाइएगा। वैसे तो पहले ऐसा कर लिया करना पेपर में, सीधा काम, एसआरई डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, एसआरई डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। लेकिन अब जरा सोच लें थोड़ा सा, सब्सिडरी तुमने वो बड़ा वाला कागज बांटना बुक नहीं किया था, तो अर्निंग कम करके पेएबल अपने बढ़ा लो। ये इट हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय एस को मैंने सही कर दिया। अब एक और सवाल में इंप्लाइड चीज है कि अगर एस ने रिकॉर्ड नहीं किया तो पी ने भी रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट बीन अकाउंटेड फॉर के आगे पी और एस दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब अगला सवाल है इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय पी, तो पी ने तो उसको अर्न करना है या उसको पे करना है, पी ने तो उसको अर्न करना है। तो जब पी ने अर्न करना है तो रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, डरते डरते आपस के रिसीवेबल हम बुक कर रहे हैं, हालांकि कंसोलिडेशन में कैंसिल होते हैं, लेकिन हम डरते डरते बुक कर रहे हैं आपस के रिसीवेबल। रिसीवेबल डेबिट एंड खुशी क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, ये जगह खास है एसआरई के लिए, थोड़ा सा नीचे करके डिविडेंड इनकम में इसे नाम दूंगा क्योंकि मेरी इनकम है कितना 30। अब 2 डबल एंट्रीज बता दें, अर्निंग कम करके पेबल बढ़ा लो, रिसीवेबल बढ़ा लो और इनकम बढ़ा लो। लेकिन ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही हो गई। अब कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हम लाल मार्कर ढूंढेंगे। अहमद लाल मार्कर पड़ा हुआ है, आने की जरूरत नहीं, पड़ा हुआ है जी मोहतरम। वो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज में आ रहे हैं। ये ऐसा पैटर्न है जिसमें बाकी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ओके, अब हम क्या करें, आपस के रिसीवेबल और पेएबल्स को कैंसिल कर दें, उनकी एंट्री बता दें। रिसीवेबल शोहर शर्म कर, ये 30 रुपए क्या रिसीवेबल बुक किया है, मैंने बीवी से डिविडेंड लेना, चपेट मारे तुम्हें बंदा, बीवी से डिविडेंड लेना। ये 50 रुपए किसको देने हैं, इसमें से मैंने 30 शोहर को देने हैं। भाई कंसोलिडेशन हो रही है बाजी, खुदा का खौफ करें, सब्सिडरी कंसोलिडेशन शुरू हो गई है। ये पेएबल टू शोहर खत्म करें और शोहर टू रिसीवेबल फ्रॉम बीवी खत्म कर। सो देखें, सो दैट वाज ऑल, टोटल्स कर दें। टोटल्स कर दें। सीआरई एनसीआई 160 into 60%, 96. 160 कुछ भेजा है मुझे सब्सिडरी ने, हाँ हाँ हाँ, 96 फॉर 26
2 7 1 4 1 4 1 6 0 6 CRE 426 NCI 272 270 150 1606 1606 नहीं अभी तस्वीर ना खींचो। अगर आपने तस्वीर खींचनी है तो फिर मुझे ये लिखने दो इधर, ये पॉइंट ए सॉल्व हुआ। टोटल 5 तस्वीरें बनेंगी आपकी, ए बी सी डी ई। चलें जी, पहले आप जहन में लाएं पूरा सफा, पहले जहन में लाएं पूरा सफा, फिर जहन में लाइएगा 60% सफा। चलें जी, पूरा सफा जहन में लाके एंट्री सोचें। तुम अर्निंग कम करके सब्सिडरी हमारी पेएबल बुक कर लो। अब पी को मिला अधूरा सफा, तो पी तुम अपना रिसीवेबल बढ़ाकर इनकम बढ़ा लो। ये पेपर में ऐसे कीजिएगा, एंट्रीज के जरिए ना कीजिएगा, बहुत टाइम लग जाने बना। इस तरह सोचते रहिएगा बस, तुम अपना रिसीवेबल बुक करके इनकम बढ़ा लो। इन द एंड ये पैसे रिसीवेबल हैं किससे? बीवी से, और इस 50 में से 30 किसको पेएबल हैं? शोहर को। तो ये वाला 30 कैंसिल कर दें, बाकी 50 माइनस 30 20 रुपए एनसीआई को पेएबल आ जाएगा। वो कोई करंट लायबिलिटीज में रहने दें, उसकी खैर है। अच्छा, एक चीज जो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, ओ सॉरी यार, आप खड़े हुए हो, रियली सॉरी, बैठ जाओ। अहमद इनके लिए जूस लेके आइएगा क्लास के बाद, ठीक है? अच्छा, ओ भाई तो सारे खड़े होंगे, 2 तो लास्ट में खड़े हो गए हैं। ओह ओके, अच्छा, एक सवाल किसी के जहन में आ सकता है, आपको पता है जहन का कोई पता नहीं, बैठे बैठे मरी पहुंचा होता है, तो एक जहन से तेज कोई नहीं चलता। तो जहन में किसी के सवाल आ सकता है कि आप वापस बात कर लें, होगी बात, इधर आए। एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जैसे आपस के प्रॉफिट्स बुक नहीं हो सकते थे, वैसे आपस की इनकम बुक हो गई है और ये कैरी डाउन का पार्ट भी बन गई है। तो ये एक जहन में ना सवाल आ सकता है, पता है आपको, जहन में फतूर बन के घूमता रहता है, तो जहन में ये सवाल आ सकता है, जहन में कीड़ा होता है बंदे के जो सवालों में मजबूर करता है। तो जहन में ये एक जेन्युइन सवाल आ सकता है कि आपस की इनकम बुक हो गई है और कैरी डाउन में पड़ी है ये 30 रुपए आपस की इनकम, और बड़ा जेन्युइन सवाल है ये कि आपस की इनकम बुक हो गई। आपस के रिसीवेबल पेएबल तो कैंसिल हो गए, लेकिन आपस की इनकम बुक हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये जो 50 है ना, इसमें पड़ा हुआ है 30। असल में ये आपस की इनकम दिखने में तो बुक हो रही है, लेकिन अगर ये 50 यहां मैंने लिख दिया है तो इसने इन दोनों फिगर्स को कम कर दिया है। ऑब्वियसली अगर मैं 50 यहां ना लिखता तो 230 माइनस 20 आता, एक 210। अभी मैंने 230 में से ये दोनों फिगर्स माइनस की, तो ये फिगर हो गई कम। तो जब ये फिगर हुई कम, तो इस कम फिगर ने इस 96 को कम कर दिया, तो दिखने में ये 30 ज्यादा हो रहा है और इधर वाला 30 कम आ रहा है। वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ज्यादा गहराई में ना जाया करें, छोड़े करें। तो इसलिए इस तरह ना सोचिएगा घर में कि आपस की इनकम बुक हो गई है। कंसोलिडेशन में मैंने कहा था जिस तरह जिस एंगल में जैसे सोचवाने को कहा जा रहा है बस वैसे सोचा करें, उससे ज्यादा ना सोचा करें। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, बांटने वाला पूरा सफा बांटेगा, मिलने वाला अपना हिस्सा बांटेगा। इन द एंड कैंसिल इनकम को नहीं किया करना, उसकी टेंशन नहीं लेनी, इनकम को कैंसिल नहीं करना आपने सिर्फ किसको कैंसिल कर देना? पेएबल और रिसीवेबल को कैंसिल कर देना। चलें जी, अगला सवाल। क्या चीज? एनसीए को अर्निंग असल में बांटी गई है, ये कम होकर उसको पहुंची है, मत सोचें इस तरह। अच्छा जी, चलें आगे भाई। अब आप मुझे बता दें, अगला सवाल करने से पहले मैं जो एंट्रीज थी वो मिटाने लगा हूं। ठीक है, अगर ये एंट्रीज मिट गई तो देखते रहें, ये भी मिटेगा, ये भी मिटेगा,
ये भी मिटेगा, ये भी मिटेगा, ये भी मिटेगा, ये भी मिटेगा, ये भी मिटेगा, ये भी मिटेगा। अच्छा मैं मिटाता रहता हूं, आप लोग बोलते रहे। यार माशाल्लाह इनका ना IFRS 8 वाला टेस्ट आपने मुझे जरूर दिखाना है। अच्छा अच्छा खड़े हो जाओ जरा। टैक्स में कोई टेस्ट दिया था आपने ये पिछले 6 महीने में? एक टेस्ट भी टैक्स की क्लास में नहीं? FAR 2 में? FAR 2 से ऐसा ना करो, इसको टैक्स की तरह ना समझना, तो तकरीबन डबल एफर्ट चाहिए होगी आपको। अच्छा जी आ जाए भाई इधर, पॉइंट नंबर बी। अच्छा ये एंट्रीज ना इनके साथ जो मैंने सॉल्यूशन किताब में डाला हुआ है 636 पेज पे किताब में सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसमें ये मैंने तीनों एंट्रीज लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है इसके साथ, टू बी पास्ट। सब्सिडरी भी एंट्री पास करना भूल गई थी, अभी मैं पॉइंट ए में ही हूं। टू बी पास्ट, पेरेंट भी एंट्री करना भूल गया था, और कैंसिलेशन की एंट्री वो भी टू बी पास्ट है, यानी तीनों एंट्रीज हमने करनी है। SRE डेबिट, पेएबल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, CRE क्रेडिट, पेएबल डेबिट, रिसीवेबल, ये तीनों एंट्रीज हमने करनी है। अगले सफे पे किताब में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है वैसे, लेकिन फिलहाल हम अब अगला सिनेरियो पढ़ने लगे हैं। अगला सिनेरियो पढ़ने से पहले सवाल की बेसिक इंफॉर्मेशन मैं नोट कर लूं। 450, 675, 793, 450, 675, 793, 750, 500, 300, 230, 75, 63, 750, 500, 320, 75 और 63। इसके बाद ये 520 आ जाएगा, ये 208 की डबल एंट्री हो जाएगी, और ये गुडविल की डबल एंट्री। अब सवाल के अंदर अगला सवाल शुरू होने लगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि एस डिक्लेयर करता डिविडेंड साल से पहले और पे करता साल के बाद, तो पेबल होगा ना साल के एंड पे। अनाउंस कर दिया साल से पहले और पे कब किया? साल के बाद। दोनों ने बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड कर लिया है। डिविडेंड हैज करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज। डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्ड हो गया बोथ कंपनीज की तरफ से। ऑनलाइन वाले हजरात यहां तक पॉज करके वीडियो नोट कर लें। चलें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अच्छा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जो है वो सवाल में एडजस्टमेंट पोस्ट करते हैं। पढ़िए एडजस्टमेंट। एस ने ऐलान किया 50 का, ऐसा ही है ना? एस ने ऐलान किया 50 का, जो इसने पे किया साल के बाद। इट मीन साल के एंड पे ये एस के लिए पेएबल है और पी के लिए द डिविडेंड हैज करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज। दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही तरह रिकॉर्ड कर लिया। दोनों ने बिल्कुल सही तरह रिकॉर्ड कर लिया है। इसने अनाउंसमेंट रिकॉर्ड कर ली है, टू बी पास्ट या ऑलरेडी पास्ट। ये मैं अपने समझने के लिए एंट्रीज कर रहा हूं, वैसे पेपर में शायद करने की जरूरत ना पड़े, मैंने अपने समझने के लिए करने लगा हूं। क्या कर ली है वैसे? क्या डिविडेंड में ना जरा सोच लिया करें, क्या एंट्रीज की होंगी? हैज करेक्टली बीन पास्ट, ऐसे रिसीव नहीं हुआ, याद रखेगा। अनाउंस हुए साल से पहले और पे कब हुआ? अगले साल। इसका मतलब है साल के एंड तक अभी तक पेएबल रिसीवेबल है, और रिकॉर्ड भी अलग शुक्र हो चुका है। इसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री की होगी, अर्निंग कम करके पेएबल बढ़ा लिया होगा। कितने से? 50 से। अर्निंग कम करके पेएबल बढ़ा लिया होगा। इसने रिसीवेबल बढ़ाकर, रिसीवेबल बुक किया हुआ है, इनमें पड़े होंगे रिसीवेबल, पड़े होंगे रिसीवेबल बुक करके इसने अदर इनकम बढ़ा ली हुई है, लेकिन इसने ना अपने हिस्से से बढ़ाई होगी। वो जो कागज का इसको हिस्सा मिला है, ज्यादा हिस्सा मिला है इसको कागज का, वो वाले वहां से बढ़ाई होगी। लेकिन याद रखिएगा कैंसिलेशन नहीं हुई होगी, कैंसिलेशन सेपरेट में नहीं हुई होगी, वो हमें करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हैज बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ, दोनों ने रिकॉर्ड कर दिया तो इस बात का मतलब मैं ये ले लूं कि कैंसिल भी कर दिया है। हमने भी तो कुछ करना है, तो हम क्या करेंगे? अब कैंसिल करेंगे। तो ये एंट्री ऑलरेडी पास्ट या टू बी पास्ट? टू बी पास्ट। ये एंट्री ऑलरेडी पास्ट या टू बी पास्ट? टू बी पास्ट। क्या एंट्री करूं मैं? इसका शोहर की आ रहा है 30 का,
सवालों में लिखा नहीं आता था P रिसीवेबल्स इंक्लूड 30 फ्रॉम S। 30 रुपए रिसीवेबल आ रहे हैं, इसको क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, और इसकी बुक्स के अंदर पूरा 50 पेबल आ रहा है, उसमें से सिर्फ 30 को कैंसिल करना है। अब सिर्फ रेड मार्कर वाली एंट्री में करने लगा हूं क्योंकि दोनों पहले वाली हो चुकी हैं। पेबल और रिसीवेबल में शोहर तूने 30 नहीं लेने जो तेरे रिसीवेबल्स में पड़े होंगे, ऑलरेडी पास ना। बीवी इसमें 50 पड़े होंगे, तूने इसमें से 50 शोहर को 30 शोहर को, सॉल्यूशन मुकम्मल हुआ। बस रिसीवेबल पेबल कैंसिल कर दें। अच्छा वो अनलकीली ना जो मैंने आपको नोट बांटे हैं उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मुझे याद आया है जब मैं पॉइंट बी की तरफ आया हूं ना तो मैंने कॉपी पेस्ट करते करते ना, तो जो आपको नोट्स बांटे हैं ऑनलाइन वाले तो पूरा सोल्यूशन नोट करें ना। जो पेज 2 है, पेज 2 इधर मैंने टू बी पास लिख दिया, हालांकि अभी सवाल बी की तरफ है। टू बी पास की जगह काट के ऑलरेडी पास। तो जो मैं यहां करूंगा वो आपने इस पेपर पे कर लेना, ठीक हो गया। चलें जी, अब आपके पास फॉर्मेट मौजूद है, सिर्फ आपने क्या करना है, कहां से कितना माइनस करना है, यहां से 30 और यहां से 30। एक सफा दे दो, आगे चलवा लें, टोटल्स कर लें। नोट्स में जर्नल एंट्रीज करनी है अब पे, हाँ। अब आप पॉइंट बी ढूंढें अगले सफे पे, वहां जर्नल एंट्रीज करें सारी, पास्ट वाली भी लिखें, टू बी पास्ट वाली भी लिखें, ताकि घर जाके कोई ज्यादा टाइम ना देना पड़े इस सवाल में आपको। चलें जी, टोटल्स कर दें। 1 4 सही करें आप जी। 230 माइनस 20 120 120 420 290। सर रेड मार्कर वाली एंट्रीज हमने की हैं, बाकी तो सवाल उसी तरह। अब तस्वीर आप कह सकते हैं। इसमें पड़ा हुआ है टेबल, और दूसरा अर्निंग हम उसे कम करके बांट रहे हैं ना। इस अर्निंग में वो कम हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसे कम हो चुके हैं ऑलरेडी, वही बांटा। इसका मतलब है इसको मिल गया इसका हिस्सा। चलें जी, नहीं वो उस तरह आप रिवर्स वर्किंग करके ना चलाओ। भी मैंने जरा बेसिक कॉन्सेप्ट देना था, उस तरह मैं कल के सवालों से शुरू करूंगा करवाना। सवाल में गिवन है तो फिर आपने पंगे नहीं लेने, सवाल में गिवन है प्री 20। चलें जी, अब फिर मिटा दें और तस्वीर खींचनी है खींच लें। पॉइंट सी कराने लगा। चलो भाई इधर ले आओ। तीसरा तो आप खुद ही कर लें। एस ने डिक्लेयर किया डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, टी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया, यानी वो 50 रुपए या 30 रुपए, 30 रुपए पी ने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एस बेचारा रिकॉर्ड करना भूल गया। ऐसे येट नॉट रिकॉर्डेड। जी, किसने रिकॉर्ड कर लिया है? पी ने। ऑलरेडी पास्ट, ये ऑलरेडी पास्ट है, तो इसको हम पोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट है। और किसने रिकॉर्ड नहीं किया? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? टू बी पास्ट। ये तो पूरा सफा बंटेगा ना 50 वाला।
और इसने 30 का मिलना जो रिसीवेबल है वो रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। कैंसलेशन तो हमेशा ही करनी है, वो तो हमेशा ही करनी है, क्योंकि ये तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है, सेपरेट में नहीं हुई होती। टू बी पास्ट, ये जरा गौर से देख लें, यहां मैंने लिखा है टू बी पास्ट, यहां ऑलरेडी पास्ट, और ये भी एंट्री करनी है हमने। अच्छा, अब ना इसके रिसीवेबल्स में, पेरेंट के रिसीवेबल में 30 पड़ा होगा और इसने अदर इनकम में भी 30 डाल दिया होगा, इसलिए इसकी टेंशन नहीं है। एडजस्टमेंट करते हैं मार्कर से ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही कर लें। अबे तूने बांटना रिकॉर्ड नहीं किया, यहां लिखा करें अनाउंस, अर्न नहीं, अनाउंस। अनाउंस पूरा होता है, तूने बांटना रिकॉर्ड नहीं किया तो अनाउंस कर और पेएबल बढ़ा। और ये एंट्री हो चुकी है, ये कर दें कैंसलेशंस -30 -30। चलें जी, टोटल्स वही 96 270 कोई नहीं, कैलकुलेटर के साथ आज ही डलवाए उसने। एक दिन में इतनी बैलेंस शीटें आपकी टैली नहीं होंगी, अभी चौथी और पांचवी भी होनी है। ये 70 लेक्चर अटेंड करने के बाद ऐसा होता है। नहीं, चौथा बड़ा आसान सिनेरियो है। असल में तो मैंने आपको 5वां करवाना है, चौथा कर लेते हैं। चौथा तो बहुत आसान है, मैं मिटाता हूं, आप चौथा। चौथा अब हम शुरू करने लगे। ये इधर इनकम में लिख के काटता क्यों हूं? प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों की तैयारी हो रही है, ये जवाब देना था। एस ने अनाउंस किया डिविडेंड साल से पहले, एस ने करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया है। ये 50 की बात हो रही है, 30 की, पूरे सफे की बात हो रही है। और पी ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। अनाउंस वाला या अर्न वाला? अनाउंस वाला क्या हो गया है? ऑलरेडी पास। अनाउंस वाला पास हो गया। अर्न वाला सॉरी, अर्न वाला टू बी पास्ट, अगली दफा इंशाल्लाह पास होगा। टू बी पास्ट। कैंसलेशन वाली तो करनी है। भाईजान अर्न पूरी अमाउंट से हुआ करेगा, सॉरी अनाउंस पूरी अमाउंट से हुआ करेगा, अर्न परसेंटेज लगा के होगा 60%, और कैंसलेशन भी वही वाली परसेंटेज होगी 60% लगा के। अच्छा, ये ऑलरेडी पास्ट है, इसको मैं पोस्ट नहीं करा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर हुई है, उसे पोस्ट कर लेते हैं। नीला 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 रिसीवेबल बुक करें और डिविडेंड इनकम अर्न हुई है। कैंसलेशन कर दें -30 -30।
ये जरा सही तरह लिख लीजिएगा, ऑलरेडी पास, टू बी पास्ट, टू बी पास्ट। 210 का 4%, 126, 210 का 4%, 40%, 84, 124, इसका 456, 456, 292, 1466, 1606, सब टोटल नहीं, ग्रैंड टोटल होगा, इस ग्रैंड टोटल से डाली करेगा। 456, 292, 108, minus this, 108. Now you can take a pack. When you will go to home, you will have 5 pics in your mobile. Education related only. खुद पसंदी की बीमारी को हो रही है खत्म, अपनी तस्वीरें ले लेके उनको कुछ ये वो करना, और ये जरा खत्म कर दें इधर। ओके मोहतरम, एस ने डिक्लेयर किया डिविडेंड साल खत्म होने से पहले, और साथ पे भी कर दिया उसने, एस ने पे भी कर दिया। प्यार से साथ वाले हो गए, बड़ा बन रहा होता है तू, जरा अब बोल बोल अब क्या करना है। भाईजान याद रखिएगा, एक ने पे किया तो दूसरे ने रिसीव कर लिया, अनलेस के सवाल कहते रास्ते में है। एक ने पे कर दिया तो दूसरे ने रिसीव कर लिया। एस ने पे कितना किया होगा? 50, और पी के पास पहुंचा कितना होगा? 30। एस ने पे किया होगा 50, पी के पास पहुंचा होगा 30। एस ने बड़ा वाला कागज पे करते हुए सोचा होगा, पे पे डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट ऑलरेडी पास्ट। अच्छा, ये मैं क्यों लिख रहा हूं कि ये ऑलरेडी पास है? याद रखिएगा जो पेड की फिगर है ना, पेड, अकाउंटेंट नेवर भूल, अकाउंटेंट कभी भी भूलता नहीं है, क्योंकि इतना भी भूला नहीं है वो। असल में कैश जब जेब से जा रहा होता है ना, या जेब में आ रहा होता है, तो कुछ ना कुछ अकाउंट आपने हिट करना ही होता है, तो इसलिए अकाउंटेंट पेड की एंट्री कभी नहीं भूलता जी। अगर उसने पे कर लिया है तो इस तक पूरा पहुंचा होगा या इस तक इसका हिस्सा पहुंचा होगा? कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, बबलू को कैंसिल करना है, भालू को कैंसिल करना है? किसी को नहीं कैंसिल, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करनी। भाईजान भाईजान भाई बाबा, इसलिए एंट्री कर ली है या करनी है? कर ली। इसने ये वाली तो प्रोडक्ट कर दें, कोई एडजस्टमेंट पोस्ट नहीं होगी इस सवाल में। ये जो है ना 5वां सिनेरियो आई कैप बड़ा फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे ना कुछ करने लग जाते हैं। करो करो और करो एक बारी, सबसे ज्यादा ये टेस्ट हो रहा है। अच्छा पे हो गया, चल जिगर कैंसिल करें, आएगा जिगर आ जा। तो बस ना ब्लू मार्कर ना रेड मार्कर, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। अच्छा ये कर दीजिएगा आगे, ये जो 500वीं बैलेंस शीट टैली हो रही है, 100 बच्चे, एक टीचर, तो कितने? 505वीं।
505वीं बैलेंस शीट टैली हो रही है 1 घंटे में, और अच्छा ये किसी ने बोंगी नहीं मारनी कि दराज उसकी दराज में से पैसे निकले, इसकी दराज में पैसे गए हैं तो पैसों को कैंसिल, ऐसी कोई चीज ना सोचिएगा खुदा के लिए। नहीं फिर क्या आपको पता पैदा होती है क्या क्या 1 अच्छा इतना आसान भी हो जाए ना कि इधर से बंदा परेशान हो जाए। अच्छा अच्छा नहीं कोई चक्कर है 0 चलें दानिश भाई, उन भाई को बुला लाएं, अब कॉस्ट अकाउंटिंग का इंटरव्यू होना है उनका। अच्छा नहीं वो आज उनको प्रायर इन्फॉर्म नहीं किया हुआ, कल बच्चे कहते कॉस्ट अकाउंटिंग का भी मशवरा। इनको बुला लें, आ जाओ। क्यों हो गया एकदम ये लोग बाहर आने लगे हैं? चलो खैर है कोई नहीं जी भाई। तीसरी रो के अंदर फर्स्ट नंबर पे बैठे हुए भाई ने 2 घूंट पानी पी लिया, तीसरा पी के इन्होंने, अब हम आगे मूव करते हैं। ये सारी बातें एक पेज के ऊपर लिखी हुई हैं, उनको देख लें, चैप्टर में आ जाएं। जल्दी जल्दी आए भाईजान। पेज नंबर 30। दानिश जहां भी हैं तशरीफ ले आए। दानिश बैठे, खैर है। अच्छा जी, डिविडेंड ऑफ एस बैलेंस शीट के क्वेश्चंस में कैसे डील करना है? नॉट रिकॉर्डेड बाय बोथ, तो फिर तो ना पी ने एंट्री की ना एस ने एंट्री की। अर्न वाला बुक करें, अनाउंस वाला बुक करें, और रिसीवेबल पेएबल को 30 से कैंसिल कर दें। ये हमारा पहला वाला सवाल था। एंट्रीज ऑलरेडी पास तो नहीं है ना, फिर पेज 30 है। दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया है, इसने अर्न वाला रिकॉर्ड कर लिया, इसने अनाउंस वाला रिकॉर्ड कर लिया। तो हमें पेपर में क्या खड़े होकर एक्शन करना पड़ेगा? सिर्फ कैंसलेशन वाली एंट्री करनी पड़ेगी। पी ने रिकॉर्ड कर लिया है अर्न वाला, लेकिन एस ने अनाउंस वाला रिकॉर्ड नहीं किया, तो पहले अनाउंस वाला रिकॉर्ड कर दें, इधर देखें, और फिर रिसीवेबल पेएबल कैंसिल। कैंसिल हमेशा वो जो परसेंटेज लग के अमाउंट होगी ना, 60% लग के, वो वाली होगी। अनाउंस तो कर दिया इसने, एस ने रिकॉर्ड नहीं किया। अनाउंस में नहीं बोल रहा, अनाउंस कर दिया, रिकॉर्ड करना भूल गया। एस ने, ये सारे ना अनपेड हैं, सारे अनपेड हैं, पे नहीं हुए भी। एस ने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पी ने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी अनाउंस करने वाले ने रिकॉर्ड कर दिया और अर्न करने वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अर्न करने वाले का रिकॉर्ड कर दें और कैंसलेशन की एंट्री कर दें। पेड, पी को मिल गया, एस ने दे दिया है, इसलिए कैंसलेशन की कोई एंट्री नहीं बनती। डू नथिंग। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नाउ रिगार्डिंग द डिविडेंड ऑफ पी। इट इज अ डिविडेंड ऑफ पी, इट इज अ डिविडेंड ऑफ पी। ये आज के सवाल में नहीं था। इट इज अ डिविडेंड ऑफ पी, ना इट इज द डिविडेंड ऑफ पी। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पी। ओ मैं पी को दोबारा बनाने लगा हूं। अगली डिस्कशन हमारी शुरू होने लगी है। पी ने कितने % शेयर खरीदे हुए हैं एस के, और एनसीआई ने कितने शेयर खरीदे हुए हैं एस के? इसको कहते हैं एस के ओनर। एस के मेरे ओनर, एस कहेगी मेरे ओनर, क्लियर? एस कहेगी मेरे ओनर।
हम पी को कहेंगे जरा आप नीचे तशरीफ लाएं। आपकी भी कोई ओनर है, आपकी भी कोई ओनर है। पी कहेगी हाँ हाँ 1970 में जब बनी थी पी तो बाबा जी असलम, बाजी बेनजीर और बाबा जी रशीद और बाबा जी जिया और करते 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 सब ने मेरे 1% शेयर खरीद लिए थे। इंडिविजुअल्स ने करते 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 सब ने मेरे 1% शेयर खरीद लिए थे। तो आज मैंने आपको पी के ओनर दिखाए हैं। किसके ओनर? पी के ओनर। आज मैंने आपको ये क्या लिखा था सजिया, आज मैंने आपको पी के क्या दिखाए हैं? ओनर। ये चले गए हैं, कोई मसला नहीं, बिलावल कर लो, जिया। अच्छा, तो ये किसके ओनर हैं? इधर आपने कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कोई नहीं करनी। द रीजन इज के पी और ये लोग कोई पी और एस नहीं है। तो इन लोगों के अंदर जाहिर बात है जब पी बनी होगी 1970 में तो पी के भी तो ओनर होंगे। बाद में पी के ओनर्स ने मशवरा दिया होगा आप एस खरीद लें। तो एस के ओनर्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ किसके ओनर की बात कर रहा हूं। अब अगर पेरेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया तो आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा। सिंपल एंट्री, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट, बस एंट्री कर दीजिएगा पेपर में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर हो गया। अब ये नहीं सोचना कि पी अनाउंस करने वाला पहले तो अर्न करा था, अब पी इनके लिए क्या करेगा? अनाउंस। अब आपने ये नहीं सोचना पी अनाउंस कर रहे तो ये लोग अर्न करेंगे, नहीं 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 ना, ऐसे सोचना है कि पी अनाउंस कर रहे तो सब्सिडरी अर्न करेगी, ऐसे भी नहीं सोचना। तो बस पी क्या करेगा? तो इधर अनाउंस और अर्न वाली साइड नहीं है, इधर सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अनाउंस बस पी की अनाउंसमेंट है। अगर उस सवाल कायदे का रिकॉर्ड कर दिया है तो पेपर में इग्नोर कर दीजिएगा, अगर सवाल कायदे का रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दीजिएगा। इसमें कोई दो बातें नहीं है कि उसने क्या करना है और इसने क्या करना है। जो भी करना है तूने करना है, बस तू क्या करने वाला है। और अनाउंस करके इसके हिस्से भी नहीं करने कि 60% उसका और फलां का इसका, बस खत्म बात। अनाउंस भी हो गया और रिकॉर्ड भी हो गया, या फिर पे ही कर दिया डायरेक्ट, तो डू नथिंग इन पेपर। पेपर में खड़े होके नथिंग 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 इस तरह कर दीजिएगा बस। अच्छा, लेकिन अगर सवाल कहते हैं अनाउंस हो गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डिविडेंड पे करने की जो नॉर्मल एंट्री है वो कर दीजिएगा, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट पूरी अमाउंट से। लेकिन इसमें शेयर कैपिटल पेरेंट का उठाइएगा। शेयर कैपिटल पेरेंट का उठाना है ना, शेयर कैपिटल। अनाउंस करने वाला कौन है? पेरेंट है। एक भाई उधर से कह रहे हैं बिल्कुल, तो इसमें शेयर कैपिटल किसका उठाएंगे? पेरेंट का। और डिविडेंड की क्या लगा देंगे? परसेंटेज। पेरेंट का शेयर कैपिटल उठा के डिविडेंड की परसेंटेज लगा देंगे। ये नोट है, इस नोट को जरा जेब में डाल लें, अभी करने की जरूरत नहीं है। तो पेरेंट का डिविडेंड कभी खुदा ना खास्ता सवाल में आ जाएगा, तो अगर सवाल में लिखा होगा रिकॉर्ड हो गया है तो वेल एंड गुड, सवाल में लिखा होगा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, अब मोहतरम यहीं पर मैं एक एडजस्टमेंट आपको पोस्ट करने लगा हूं। आपने मुझे बताना है डिविडेंड की परसेंटेज में मिसिंग करने लगा हूं। हमारे सवाल में कितनी परसेंट थी? 10%। ये पी की बैलेंस शीट है, ये किसकी बैलेंस शीट है? एस की। अच्छा, इसकी डिविडेंड की काफी प्रैक्टिस होनी है हमारी, कल से सवालों में डिविडेंड की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये पी की बैलेंस शीट है, ये एस की बैलेंस शीट है। एस की बैलेंस शीट में एसेट्स और इक्विटी, शेयर कैपिटल ₹10 ईच, रुपीज इन मिलियन। 300 मिलियन का शेयर कैपिटल है एस का, ठीक है जी। अदर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ था, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ था डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। 400 मिलियन कैपिटल है, डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर इज अनाउंस्ड बाय एस। आगे रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ वो भी डिस्कशन बात की है, मैं भी सिर्फ एक पूछना चाह रहा हूं। अब आप मुझे बता दें सवाल के अंदर परसेंटेज मिसिंग है डिविडेंड की, परसेंटेज बता दें कितनी है? जल्दी 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 जल्दी। चीज को बिला वजह मुश्किल ना बनाया करें। एक शेयर होल्डर घर से कितने पैसे लाया था? 10 रुपए। एक शेयर होल्डर घर से कितने पैसे लाया था? 10 रुपए। और कंपनी ने उसको कितने रुपए दे दिए? तो 10 वाले को अगर 3 रुपए दे दिए तो फिर कितने परसेंट डिविडेंड अनाउंस हुआ है?
30% डिविडेंड अनाउंस हुआ। नीचे जी, तो परसेंटेज आप मुझे बता दें कैसे निकलेगी। परसेंटेज निकलेगी 3/10 इंटू 100, तो हम वो परसेंटेज में लाने के लिए करते हैं ना, इज इक्वल टू 30%। रंगीन 30% डिविडेंड अनाउंस हो गया। तो अगर सवाल में डिविडेंड की परसेंटेज मिसिंग होगी तो कैसे निकला करेगी? 3 रुपए डिविडेंड मिला है, जो बंदा घर से कितने रुपए लाया था? 10 रुपए लाया था, तो इसको पकड़ा करेंगे, इससे डिवाइड कर दिया करेंगे। अब अगर आपने डिविडेंड की परसेंटेज निकालनी है तो वो निकला ही है 30%। अब आप मुझे बता दें एस ने अनाउंस कितने मिलियन किया है? कैलकुलेटर पकड़ के एस ने अनाउंस कितने मिलियन किया है? 400 इंटू 30%, 120। एस ने अनाउंस किया 120, और पी ने इसका फिर अर्न जितना किया होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी पी और एस की परसेंटेज सवाल में मिसिंग है। तो बहरहाल मैं डिविडेंड परसेंटेज अगर मिसिंग हो तो ऐसे करना है, लिख लें, इफ डिविडेंड परसेंटेज इज मिसिंग इन क्वेश्चन, तो परसेंटेज निकाल लेनी है और जैसे मर्जी कर लो, जिस तरह हाँ उस तरह करना है उस तरह कर लो, कोई मसला नहीं। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड क्या? हाँ वो वैसे ही मैंने शेयर कैपिटल 400 कर दो, 600 कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इधर 700 कर दो शेयर कैपिटल। आपने क्या करना है? आपने इस 3 को इस 10 पे डिवाइड करना है, बस ये मैं कह रहा हूं। 700 को तो देखना ही, टोटल सरमाया को नहीं देखना। एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। एक बंदे को कितने रुपए मिले? तो 3 डिवाइड बाय 10, उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसे कितने परसेंट डिविडेंड मिला? 30% डिविडेंड मिला। कि लेजर में क्यों नहीं डाल रहे? इसलिए कि वो जो वर्किंग 2 से आ रहा है ना, वो ऑलरेडी उसकी अर्निंग कम करके आ रहा है, तो लेजर में डालने की फिर जरूरत नहीं है। वर्किंग 2 में जब आप लिख देते हो ना एसआरई इस साइड पे, तो वो दोनों को तकसीम हो जाता है। या तो एक तरीका ये हो सकता है, उस 50 को पकड़ो, दोनों में 30 और 20 डाल दो, फिर आपको अच्छा समझ आ जाएगा। वैसे कर लो। अच्छा, किताब में वैसे ये सफ़े भी बने हुए हैं। ये अगर आप आए पेज नंबर 27 पे, 20 पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं जितनी चीजें हमने पढ़ ली हैं, जितनी चीजें हमने पढ़ ली हैं। इधर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इसे एडजस्टमेंट अकाउंट असल में कहते हैं, हम इसका नाम एडजस्टमेंट अकाउंट रखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और क्या आता है? एनसीआई एट, ऐसा ही है। गुडविल कभी नेगेटिव आ जाती है और कभी पॉजिटिव आ जाती है। इधर एस का शेयर कैपिटल होता है, इधर एस का शेयर प्रीमियम, इधर प्री वाली रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है, ऐसा ही है। इधर कैपिटल रिजर्व्स भी वो प्री वाली, भाईजान प्री वाली। ये किताब का पेज है 19। रिवैल्यूएशन लॉस आ जाता है एसेट्स के ऊपर, और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता है, लेकिन लाइबिलिटीज के ऊपर भी आया करेगा रिवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस। कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी छोड़ दें, ये भी समझ नहीं आएगी। इसके बाद अगर एसआरई में जाएं तो बैलेंस शीट से क्लोजिंग एसआरई आ जाती है, ऐसा ही है। बैलेंस शीट से क्लोजिंग एसआरई आ जाती है, और ये कौन सी एसआरई आ जाती है? प्री वाली। और S2P का स्टॉक इधर आता है, और S2P का फिक्स्ड एसेट भी इधर आता है, ऐसा ही है ना। सब्सिडरी ने बेचा स्टॉक तो वो भी इधर ही आएगा, सब्सिडरी ने बेचा पीपी तो वो भी इधर ही आएगा। अच्छा, एक चीज और इधर आती है, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस। शायद आपको याद हो, पहली एंट्री थी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और दूसरी एंट्री थी एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ रही है। डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट की बजाय एसआरई डेबिट एसेट क्रेडिट, तो ये वो एसआरई डेबिट है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस इधर तब आता है जब एनसीआई किस पे हो?
फिर तो अल्लाह का शुक्र है ये वाली सारी एडजस्टमेंट भी हमने कर ली हुई है। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता था तो वो उसकी डेप्रिसिएशन इधर आती थी, उसकी डेप्रिसिएशन इधर आती थी दूसरी साइड पे। वो आप हैंड रिटन पेजेस से चलिएगा, आपको जरा ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और फिक्स एसेट लॉस पे बेचना तो फिर किसी क्लास में देख लेंगे। वो सारी बात है यार, गेन फिक्स एसेट का इधर आता है तो लॉस इधर उठेगा। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें कवर्ड है। सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व छोड़ें, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व छोड़ें, सीआरई, सीआरई में एक तो पीआरई आ जाती है और एसआरई आ जाती है वर्किंग टू से, नेगेटिव गुडविल आ जाती है। और इधर सबर तरतीब से इधर P2S वाला गेन आता है उलटता है, और इधर P2S वाला फिक्स्ड एसेट का गेन उलटता है। और इधर गुडविल की इंपेयरमेंट तब आती है जब एनसीआई किस पे हो, प्रोपोर्शनेट बेस पे। अगर पीपीई का गेन इधर उलटना है तो पीपीई का लॉस इधर उलटना है। इधर डेप्रिसिएशन नहीं आती रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह की, वो क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह की, बिकॉज वो तो सब्सिडरी के एसेट्स होते हैं ना, सब्सिडरी के एसेट्स होते हैं, इसलिए वो नहीं आती। हाँ बस इस फॉर्मेट में मैंने डिविडेंड की एडजस्टमेंट्स नहीं डाली हुई, इस वजह से कि डिविडेंड की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो अलग से क्वेश्चन 12 है, वो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं जो आज किया है, वरना वो मिक्सअप हो जानी थी चीजें। तो ये मोटे मोटे एनसीआई के अंदर वो जो आपका सवाल है डिविडेंड वगैरह नहीं आता भाई। आप इसमें वो वर्किंग वन से फिगर आती है, वर्किंग वन से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ हम नहीं लिखते, वर्किंग वन, फिर एसआरई आ जाती है और फिर सब्सिडरी के कैपिटल। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज नहीं आनी है एनसीआई में कभी भी, ये कैरिड ऑन आ जाता है। फिर वर्किंग 5 को ही करेंगे हमारे वाले दिनों में, तो ये वर्किंग 5 ओके। अब होमवर्क में देख लें कौन सा सवाल है। नहीं आज 13 नहीं पुत्र, आज 13 और 14, ओह हो, आज 13 नहीं। पेज नंबर 640, 13 पे आपने 30 मिनट लगाने हैं, 13 पे आपने 30 मिनट लगाने हैं। और इसमें जरा देख लीजिएगा कि लिखा हुआ है शुतर एंड पुत्र हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस डिविडेंड। शुतर और पुत्र दोनों ने ये डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये देख लीजिएगा उन 5 सिनेरियोज में से कौन सा वाला है। अच्छा ये वाला करना है आपने। फिर इसके बाद ना छोटी सी एक सवाली करनी है जिसमें सिर्फ मैंने डिविडेंड की एडजस्टमेंट डाली है। तो अगर ये आपका करने को दिल ना चाह रहा हुआ तो खाली इस एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिएगा और सोच लीजिएगा इस एडजस्टमेंट की क्या पोस्टिंग है। अगर क्वेश्चन 14 करने को दिल ना चाह रहा हो, 2 सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। जी 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 मुझे आपकी फिक्र है, मुझे पता है टेस्ट की डिस्कशन रहती है, मुझे पता है लीज के बारे में मैंने कुछ बातें करनी थी। आई एम ऑलरेडी फिक्रमंद रिगार्डिंग यू, सो यू नीड नॉट रिमाइंड। Anyways, you can remind it anytime if I forget. भाई मैं कोशिश करता हूं कि IFRS 8 का जो टेस्ट वाला सवाल है आपसे थोड़ा सा इस तरीके से डिस्कस करूं कि आप जरा कंफर्टेबल फील करें और जो टेस्ट में आपने गलतियां की थी वो ना करें। इसमें जो सबसे ब्लंडर मारे गए हैं वो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में है। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर दिखने में बहुत आसान थे, लेकिन इस सवाल में आपने पता नहीं उनकी क्यों दही बना दी है एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। और ऐसे ऐसे बच्चे पता चले हैं कि जिन्होंने एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में जो बाइडन और शेख रशीद का नाम तक लिख दिया है, हालांकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं जिन्होंने एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर के अंदर एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट एसेट की परसेंटेज डाली है, हालांकि हम हमेशा अमाउंट डालते हैं, परसेंटेज नहीं डालते, अमाउंट डालते हैं। अच्छा जी, IFRS 8 का टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑल, 1 इन ऑल। फैशन एक्स प्रोवाइड्स मैनेजमेंट एडमिन सर्विस, इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो यहां से हमारा जहन होना चाहिए था कि इसके नॉन करंट एसेट्स भी पाकिस्तान में होंगे। इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। ड्रेस मैन्युफैक्चर्स ड्रेसेस, अब कुछ को ये लाइन ही समझ नहीं आई थी। ड्रेस मैन्युफैक्चरर्स ड्रेसेस, शर्ट मैन्युफैक्चरर्स शर्ट्स। इसकी ना असल में 3 सब्सिडरीज हैं, एक ड्रेस है, एक शर्ट है, एक प्रोमो है, और खुद इसका नाम फैशन एक्स है, हेड ऑफिस का। ड्रेस मैन्युफैक्चरर ड्रेसेस, शर्ट मैन्युफैक्चरर शर्ट्स, बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन चाइना। तो अब जहन में हमने रखना है कि ड्रेस ये हेड ऑफिस जिसका नाम फैशन एक्स है ये पाकिस्तान में, और ड्रेस और शर्ट चाइना में लोकेटेड है। इनकी सेल पता नहीं कहां हो रही है, चाइना में लोकेटेड है। और पाकिस्तान के अंदर एक और चीज भी है, प्रोमो। प्रोमो पाकिस्तान के अंदर है। तो ये अगर मैं टेरिटोरियल बात करूं, ये लोग पाकिस्तान में है और ये हेड पेरेंट पाकिस्तान में, ये वाली सब्सिडरी पाकिस्तान में, ये दोनों सब्सिडरीज चाइना में है।
प्रोमो इज लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रेसेस एंड शर्ट्स। इसका मतलब है ये खुद नहीं बनाती बल्कि उनसे कपड़े मंगवा के बेचती है। इसका मतलब है ये लोग इसको इंटरनल सेल कर रहे होंगे और ये फिर जब कपड़े बाहर बेचेगी तो इसके लिए ये एक्सटर्नल सेल हो जाएगी। बाहर से मुराद है किसी को पाकिस्तान में बेच दे या बाहर के मुल्क में बेच दे, तो ये इसकी एक्सटर्नल सेल हो जाएगी प्रोमो। तो ये मुझे पता है पिक्चर आपके जहन में बनती जा रही थी। अच्छा, प्रोमो लोकेटेड है पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रेसेस एंड शर्ट्स प्रोडक्ट्स। इट्स रेवेन्यू प्रोमो रेवेन्यू आर फुल्ली जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट। इसका अपना सेल कोई नहीं है, यानी जितनी भी सेल चीजें करती है वो उनसे मंगवा के ही करती है। 60% ऑफ दीज गुड्स इज सोल्ड टू कस्टमर इन यूएसए एंड 40% इन पाकिस्तान। इसको मैं काट रहा हूं क्योंकि ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में मुझे हेल्प आउट करेगा, फिलहाल इसको मैं लिफ्ट नहीं करा रहा। 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू एंड 20% ऑफ शर्ट रेवेन्यू। 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू एंड 20% ऑफ शर्ट रेवेन्यू इज फ्रॉम सेल टू लोकल मीन्स चाइना। लोकल मीन्स वो चाइना में है ना, चाइना में है ना यार, वो हाथ हो गई अब क्या मैं अच्छा वो भाईजान वो चाइना में है। लोकल एक्सटर्नल कस्टमर्स उसके लिए लोकल तो वही होंगे ना। तो भाई जो ब्रांच जहां है उसके लिए किसी बंदे की ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच के मैंने लोकल सेल की है, ऑस्ट्रेलिया में की है ना। लोकल का मतलब ये तो नहीं कि हेड ऑफिस के लिए जो लोकल है। अच्छा, यहीं से गेम ऑन हुई थी। अच्छा, 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू एंड 20% इज फ्रॉम सेल टू लोकल एक्सटर्नल कस्टमर। लोकल एक्सटर्नल कस्टमर कौन है? चाइना के अंदर चींग चोंग मिंग मूंग को चीजें बेची हैं। तू ड्रेस पसंद कर ले, तू पूरी शर्ट। अच्छा, द रेस्ट की 2 क्लासें नजर आ रही हैं, कोई गड़बड़ है? छोटे छोटे सी करें। अच्छा, द रेस्ट इज फ्रॉम सेल टू प्रोमो। भाई रेस्ट इज फ्रॉम सेल टू प्रोमो, इसका मतलब है इसकी 70% सेल और इसकी 80% सेल किसको हो रही है? प्रोमो को। ये इनकी इंटरनल सेल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? इंटरनल सेल। भाईजान आप और शेख रशीद जरा साइड पे बैठे, आगे चलें। ये तो वो है ना एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। अब सारी चीजों को आप इकट्ठा कर लेंगे तो फिर तो दही बनेगी पेपर में। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिव्यूज मंथली रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ईच। हर सब्सिडरी की रिपोर्ट्स अलग अलग देखता है। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द डेटा एज फॉलोज। पीपीई आ रहा है हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस पाकिस्तान में है, चाइना में इसका पीपीई पड़ा हुआ है, शर्ट्स का पीपीई भी चाइना में पड़ा हुआ है और प्रोमो का पीपीई पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। यहां पे आपके बन जाने थे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, यहां से आपके बन जाने थे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर जो नॉन करंट एसेट के बनते हैं, सिर्फ जो नॉन करंट एसेट के बनते हैं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में आपने पाकिस्तान में डालना था फैशन एक्स और प्रोमो, और एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में आपने चाइना में डालना था 850 और 700। ये ऐसे ही जरा डेटा आ गया था तो मैंने आपको दिखा दिया, वरना दिखाना और बताना मकसूद नहीं था इतना, क्योंकि अभी हम एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर की तरफ मूव ही नहीं किए। तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर जो बनने थे उसमें जो नॉन करंट एसेट्स आने थे वो हमारे पाकिस्तान में थे 120 और 150 और चाइना में थे 850 और 700। इसमें सिर्फ नॉन करंट एसेट्स डालने थे, पीपी और कोई चीज नहीं डालनी थी। डन हो गया? तो ये तो इजी मार्क्स थे। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज वगैरह, एसेट्स वगैरह, ये एसेट्स आने थे जो हमने लेके जाते हैं वर्किंग 1 में। ये वर्किंग 1 वाले एसेट्स थे, इसमें सारे एसेट्स आ जाते हैं। इसके बाद वर्किंग 1 वाली ये आ गई लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटीज और कोई थी नहीं, वर्किंग 1 वाली लाइबिलिटीज आ गई। इसके बाद ये हेड ऑफिस की सेल कोई नहीं थी, ये हेड ऑफिस के खर्चों में डालना था आपने रिकॉन्सिलिएशन बनाते हुए। ये हेड ऑफिस के खर्चे थे, असल में तो लॉस है हेड ऑफिस का, लेकिन ये खर्चे ही होंगे ना सारे, क्योंकि हेड ऑफिस क्या नहीं करता? सेल नहीं करता। ये टोटल सेलें थी, ये टोटल सेलें थी। अब आपने करना क्या था? सबसे पहले आपने वर्किंग 1 में टोटल सेल डालनी थी 2500, 1800 और 4200। वर्किंग 1 में आपने डाल दिया 2500, 1800 और 4200। वर्किंग 1 नहीं ये नहीं है, वर्किंग 1 2500, 1800 और 4200 ड्रेस, शर्ट और प्रोमो, ये आपने तीनों डाल दिए इधर। इसके बाद आपने इधर जाके देखना था कि ड्रेस की और शर्ट की 30 और 20% तो एक्सटर्नल है, मुझे इंटरनल निकलवा दें पहले। 70 और 80 एक्सटर्नल है, तो आपने इन दोनों की इंटरनल है, 70 और 80 इंटरनल में डाल देनी थी ड्रेस और शर्ट की। तो ड्रेस और शर्ट की, अच्छा मैंने एक्सटर्नल सेल पहले निकाली हुई है, इंटर वो बैलेंसिंग निकाली हुई है। इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी कर लें, इंटरनल निकाल लें या एक्सटर्नल निकाल लें। एक्सटर्नल इनकी हमने निकाल ली तो इंटरनल क्या आ गई? बैलेंसिंग आ गई। लेकिन प्रोमो आपको पता है उधर से चीजें मंगवाता है तो वो वापस उनको नहीं बेचता,
तो इसलिए प्रोमो की आपस की सेल कोई थी नहीं, तो प्रोमो की सारी क्या थी? एक्सटर्नल सेल। डन। इंटरनल निकाल के एक्सटर्नल निकाल लेते, या एक्सटर्नल निकाल के इंटरनल निकाल लेते, इट्स अप टू यू। इसके बाद एसेट्स प्रॉफिट जो आपके आने थे, हेड ऑफिस के नहीं आने थे प्रॉफिट्स, हेड ऑफिस के प्रॉफिट्स आते हैं वर्किंग वन में सेगमेंट्स के, हेड ऑफिस के खर्चे रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे जाते हैं। तो प्रॉफिट्स आ जाने थे दोनों के, ये प्रॉफिट्स पीबीटीज गिवन थे 850, 670, 305, इसे खर्चों में डालना था रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे। चलें जी, ये प्रॉफिट्स आ गए तीनों के, ये जमा कर देना था इनको। इसके बाद एसेट्स 720, 1700, 1350 और 150। इसमें 720 नहीं उठाना था क्योंकि 720 हेड ऑफिस के एसेट्स थे, ये रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आना था। तो ये आपने उठा लिया 1700, 1350, 150। अच्छा, ये टेस्ट ये करने के बाद डाटा तीनों के तीनों आपके जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट आ रहे थे रिपोर्टेबल। तो जब तीनों रिपोर्टेबल आ रहे थे, तीनों को आपने रिपोर्टेबल बनाना था, और रिपोर्टेबल बनाकर एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, पीबीटी, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन भी सवाल में दी हुई थी, लेकिन डेप्रिसिएशन से आपने प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करने थे क्योंकि डेप्रिसिएशन अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी प्रॉफिट्स में एडजस्टेड थी कि डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट आप सही करने बैठ गए हो, तो डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट सही नहीं करने थे, डेप्रिसिएशन सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए दी हुई थी। लेकिन हेड ऑफिस की डेप्रिसिएशन नहीं उठानी थी क्योंकि हेड ऑफिस की डेप्रिसिएशन जो है वो तो रिकंसाइलिंग आइटम में इसी खर्चे में पड़ी होगी। डेप्रिसिएशन तो आपने इन तीनों की उठानी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन की रिकॉन्सिलेशन जरूरी नहीं थी, डेप्रिसिएशन की रिकॉन्सिलेशन जरूरी नहीं थी। तो डेप्रिसिएशन इन तीनों की उठानी थी 80, 68 और 15। ये 80, 68 और 15 ये टोटल आगे इसको रिकंसाइल कराने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन को चार चीजों की मेन रिकंसिलेशन चाहिए होती है: टोटल रेवेन्यू, सेगमेंट प्रॉफिट, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये एसेट्स और लायबिलिटीज हेड ऑफिस के थे। अच्छा, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट कोई नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपस की सेल कैंसिल होनी थी, आपस की सेल का प्रॉफिट कैंसिल होना था। और आपस की सेल आपको पता है कैसे? मैंने कहा था इसको आप उठा लिया करें और ये माइनस कर दिया करें, ये एक्सटर्नल सेल आ जाया करेगी। तो ये करना था, ये हेड ऑफिस के एसेट्स लायबिलिटीज डाल के रिकॉन्सिलेशन बनानी थी। असल जो बात थी ना वो थी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में एक्सटर्नल सेल। उसके लिए ना इसको कुछ बच्चों ने पकड़ा है, हालांकि 5310 के हिस्से करने हैं आपने, 5310 के हिस्से करने हैं। 5310 के जो आपने हिस्से करने हैं, इसमें जो सबसे पहले प्रोमो है, प्रोमो सारा का सारा बेच रहा है पाकिस्तान, तो 4200 आ गया प्रोमो का सारा पाकिस्तान। ड्रेस की जो एक्सटर्नल सेल है वो चाइना में है, वो चाइना, इंटरनल तो उठानी नहीं भाईजान, इंटरनल तो पाकिस्तान में, इंटरनल तो उठानी नहीं, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में एक्सटर्नल सेल होती है। तो ये जो 750 की सेल है, ये सारी की सारी सेल चाइना के लोकल कस्टमर्स को है, तो ये चली जानी थी चाइना में। ये किसमें चली जानी थी? चाइना में। ओ ये 4200 में मसला है, सॉरी मैं बताता हूं। अच्छा, 750 इधर आ गया, ये किधर की सेल चली गई? चाइना की। ये जो 360 है ये भी चाइना की सेल है, तो चाइना में ये 750 भी आ जाना था, और बोले 300। इसी तरह देख सकते हैं ना, 750 की सेल कहां है? चाइना में, और ये पाकिस्तान में है। लेकिन मुझे कौन सी सेल चाहिए होती है? एक्सटर्नल। ये चाइना की होगी। ये 360 क्या है? शर्ट्स की सेल। ये भी कहां है? चाइना। तो ये चाइना की सेल हो गई। अब बच गई प्रोमो की सेल। प्रोमो की सेल के बारे में सवाल में लिखा हुआ था कि प्रोमो की सेल 60% यूएसए में है, 40% पाकिस्तान में है। तो फिर आपने प्रोमो की सारी ही एक्सटर्नल है, फिर आपने प्रोमो की सेल पकड़नी थी, इसका 60% डाल देना था किधर? यूएसए में, और इस 4200 का 40% कहां डाल देना था? पाकिस्तान में डाल देना था। डन। अगली चीज ये करने के बाद मेजर कस्टमर वाला फड्डा था। मेजर कस्टमर वो होता है जो एक्सटर्नल सेल का 10% हो। एक्सटर्नल सेल का 10% कितना हो गया? 531। 531 को आपने कंपेयर करना था इनकी सेल से। जो बाइडन को 15% सेल हो रही है प्रोमो की, प्रोमो की सारी सेल का 15%, ये ना कहिएगा कि यूएसए की सेल का, प्रोमो की सारी सेल का 15% इसको हो रहा है। तो प्रोमो की सारी सेल कितनी है? 4200। 4200 का 15% 630। अगर जो बाइडन को सेल है तो जो बाइडन की सेल 531 से ज्यादा है, इसका मतलब है ये मेजर कस्टमर है। और प्रोमो की सेल का 12% शेख रशीद को हो रहा है। प्रोमो की सेल का 12% शेख रशीद को हो रहा है। वो 5310 को ना लें, 4200 को लें। 4200 का कितने परसेंट? 40%। 4200 का 12%, 4200 का 12% कितना? 500। 504 इज लेस देन 531, इसलिए ये हमारा मेजर कस्टमर नहीं है, क्योंकि इसको प्रोमो की तो सेल 12% हो रही है, हमारी एक्सटर्नल सेल 10% नहीं हो रही इसको, इसलिए ये हमारा मेजर कस्टमर नहीं। जी
नहीं 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 नहीं, जो प्रोमो और शर्ट ने चीजें बेची, सॉरी जो ड्रेस और शर्ट ने चीजें बेची हैं वो कुछ उन्होंने चाइना में बेची हैं और कुछ प्रोमो को बेची हैं। आप क्लास के बाद डिस्कस कर लो मेरे से। और किसी के जहन में कुछ बात? मार्कअप तो सिंपल, एक्सटर्नल सेल को पकड़ना है आपने और एक्सटर्नल सेल को पकड़ के आपने लगा देना है इंटरनल सेल को पकड़ के मार्कअप मार्जिन लगा देना है। मार्जिन को मार्कअप बनाया हुआ कंसोलिडेशन की रिवीजन नहीं होगी। अच्छा नेचर क्या यार, ये ना लिख दिया करें, नेचर ऑफ बिजनेस ना बताइए हो तो लिख दें, इसके मार्क्स रखे हैं, ड्रेस वाले ये कर रहे हैं, शर्ट वाले ये कर रहे हैं, प्रोमो वाले ये कर रहे हैं, नेचर जरा बता दें बेहतर होगा। अच्छा मैंने आपको कहा था वो मैं रिवाइज करवाऊंगा उसमें जीआरबी जो जीआरबी वो इंशाल्लाह मैं कल करवा दूंगा रिवाइज। तो कंसोलिडेशन का कल मैंने एक सवाल खोला था, आप मुझे सिर्फ उसमें बता दें लासानी वाले में कि रेंटल कितना है, क्वेश्चन 6 है, ये कल मैंने फोटोकॉपी करके बांटा था, निकाल लें वो पेज 154। लासानी लिमिटेड लीज एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज 625, आईडीसी पेड बाय लेसर, नहीं या लेसी, बोले जल्दी, आईडीसी पेड बाय लासानी लीज एसेट फ्रॉम खान, तो खान लेसर है, आईडीसी पेड बाय लेसर इज 1 लाख। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 100। डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमेशा कौन बर्दाश्त करेगा, लेसी या लेसर? लेसी डिसमेंटल करके लेसर को एसेट दे जाएगा। इसी बुनियाद पर आईकैप का पास पेपर का सवाल क्वेश्चन 12 था, 100% यही सारी एडजस्टमेंट थी। लासानी ने रीइंबर्स कर दिया 60% ऑफ आईडीसी टू लेसर। अच्छा लासानी ने 60% आईडीसी लेसर को रीइंबर्स कर दिया है। अब आप मुझे बताएं कि नहीं, एंट्रीज की तरफ मैं बाद में जाता हूं, आप मुझे यह बताएं कि आईडीसी लेसी की कितनी है और आईडीसी लेसर की कितनी है, टोटल कितनी है आईडीसी? 100 में से लासानी ने 60% दे दिया है खान को, तो जब लासानी ने 60% खान को दे दिया है तो लासानी ने फिर 60,000 बर्दाश्त किया है, तो फिर लेसर ने कितना बर्दाश्त किया? 40,000। मैं इन दोनों को आपको बताऊंगा एंट्रीज में कहां जाना है, दोनों को बताऊंगा एंट्रीज में कहां जाना है। जीआरवी एंड यूजीआरवी वॉज 20 एंड 30, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट वॉज 10%, और यही कहता है डिसमेंटलिंग की कैलकुलेशन में यूज करो। अच्छा खान लिमिटेड डिजायर्ड रेट वॉज 15%, ये खान लिमिटेड डिजायर्ड या रिक्वायर्ड रेट होता है, लिख लें इम्प्लिसिट रेट। इम्प्लिसिट रेट के ना मुख्तलिफ नाम है, रिक्वायर्ड रेट, डिजायर्ड रेट। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट को अजीब सा है कि आपने दिया था, अब नहीं दे रहा, ये सीए फाइनल में आता है, इसको काट दें, अब आता भी नहीं और यूज भी नहीं करना, ये कोई अजीब सा रेट होता है। अच्छा जी आप बता दें कौन सा रेट सवाल में अवेलेबल है? लेसर का इम्प्लिसिट रेट अवेलेबल है, सवाल ने बताया नहीं हुआ कि लेसी को पता है या नहीं पता, तो क्या एज्यूम करें? नहीं यार, ये एज्यूम नहीं करना कि नहीं पता, जब तक सवाल लिखना दे लेसी को नहीं पता तब तक लेसी को पता है, सवाल लिख के बताएगा लेसी को पता नहीं है। अगर सवाल साइलेंट है तो रेट लेसर का इम्प्लिसिट किसको पता है? लेसी को पता है। अब सवाल में क्या मिसिंग है? रेंटल। जब भी सवाल में रेंटल मिसिंग होंगे तो हम जाएंगे अपनी समरी पर, जो लीज की समरी है, इधर किधर आ रही है, इस समरी पे जाएंगे, ये मैंने आपसे शेयर भी कर दी हुई है पिक्चर्स बना के। समरी पे आकर हम पढ़ेंगे मिसिंग रेंटल या मिसिंग इंटरेस्ट रेट। इफ दीज आर मिसिंग इन क्वेश्चन ऑफ लेसी और लेसर, you will always use the following formula of lesser. Fair value plus IDC of is equal to PV of LP plus PV of, always using। इसमें मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में थोड़ी सी बात बताई थी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में आईडीसी को आपने 0 लेना है, बस ये एक थोड़ी सी बात बताई थी। बाकी इस फॉर्मूले में हमेशा रेट कौन सा यूज करना है? इम्प्लिसिट रेट। चलें जी सवाल में आप मुझे बताएं कि फेयर वैल्यू क्या आ रही है? क्वेश्चन कल कॉपी करा के दिया था जी। फेयर वैल्यू क्या आ रही है बोले? 625। फेयर वैल्यू 625। आईडीसी किसकी? लेसर की। कितनी? पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ, वेयर एलपी कंप्राइज ऑफ डाउन पेमेंट एंड जीआरवी।
हमेशा लेसर का फॉर्मूला यूज करना है, हमेशा लेसर का फॉर्मूला यूज करना है मिसिंग रेंटल निकालने के लिए। सवाल चाहे लेसी का हो चाहे लेसर का हो, फॉर्मूला किसका यूज करना है रेंटल निकालने के लिए? लेसर का, लेसर का। अब लेसर के एंगल से डाटा देखते रहते हैं। फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 625। लॉयर ने कितने पैसे समझ लें लेसर से मांगे? 40,000। पीवी ऑफ एलपी, मुझे बता दें रेंटल्स कितने हैं? 5। रेंटल कितने हैं? सवाल एरियर में एडवांस में है, कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो आसानी एज्यूम करें, एरियर में सवाल एज्यूम करें। अगली बात ये होगी, ये हो गई रेंटल हमारे, जीआरवी हो गई 20 और यूजीआरवी हो गई 30। लेसी के एंगल से इनको कैसे सोचने को मैं बाद में बात करूंगा। जीआरवी हो गई 20 और यूजीआरवी हो गई 30। रेंटल को ले लेता हूं मैं आर या एक्स, वो आपकी मर्जी है। आर इंटू ऑलवेज यूज इंप्लिसिट रेट 1.15 रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.15। ये रेंटल है। अभी भी जीआरवी मुझे चाहिए। जीआरवी इज 20 इंटू 1.15। जीआरवी को सिंगल डिस्काउंट करते हैं, एनओटी का फॉर्मूला नहीं लगाते, प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। पीवी ऑफ यूजीआरवी के लिए मुझे 30 चाहिए इंटू 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 5। व्हाट इज रेंटल? 191। इसके बाद आपने करना क्या है? दरवाजा खोल के घर चले जाना है। लेकिन एक मिनट, आपने पॉइंट नंबर 7 डालना है सवाल में और लिखना है रेंटल कितने आए? 191 या 191,000, जो मर्जी कर लें, चलो जो भी आ रहा है। 191 आगे क्या आ रहा है? चलो खैर है, 191,000। ये आपके निकला है रेंटल। सबर, जाते जाते एक दो बात मेरे से सुन लें प्लीज प्लीज प्लीज। ये आपके निकला है रेंटल। अब आपने जो किया है, ये टिश्यू पेपर है, इस पे आपने दोबारा नजर नहीं लेके जानी, इसको आपने फेंक देना है। फेंक कर सवाल दोबारा से पढ़ना है। अब आपने वो जो लीज की समरियां हैं वो खोलनी है और वो खोल के आपने देखना है कि लेसी का सवाल कैसे सॉल्व होता है और लेसर का सवाल कैसे सॉल्व होता है और जर्नल एंट्रीज में आईडीसी दोनों कहां कहां लेके जाते हैं। अब आपने स्क्रैच से सवाल को पढ़ना है और समरीज खोल के सवाल को करना है। लेकिन वो भी रहने दें, क्योंकि कंसोलिडेशन के आपको मैंने 1-1.5-2 सवाल होमवर्क में दे दिए, तो इंशाल्लाह कल इस सवाल को लेसी और लेसर के एतबार से एक दफा पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ हमने रेंटल निकाले हैं।